और भौतिक गुण का मतलब होता है, सुन लो आज कोई भी आपके, चाहे वो डी बला के तत्व हो, चाहे यह बला का, सुन लो पहले ध्यान से। कोई भी आपसे पूछे कि इस बला के भौतिक गुण बताइए, तो चाहे वो डी बला के तत्व हो, चाहे वो एफ बला के तत्व हो, चाहे वो पी बला के तत्व हो, भौतिक गुण का मतलब होता है उसका गलनांक क्या है, उसका क्वथनांक क्या है, वह किस रूप में पाया जाता है। तो जब बात हो रही है डी बला के तत्वों के बारे में, तो आप सीधे कहेंगे कि जो डी बला के तत्व होते हैं ये सभी कठोर होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। डी बला के तत्व सब क्या होता है, कठोर। कठोर का मतलब माने उसको दबाने पर नहीं दबते हैं। और सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था का मतलब जैसे बेंच है, पंखा है, ये सब जितने देख रहे सब है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि इनका जो माने इन सभी धातुओं में एक ही ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, पारा, जिसको आप मरकरी भी कहते हैं। समझ रहे हैं, बस इतना याद रखना। संक्रमित धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। सोना के गलाने के लिए समझो कितना टेम्परेचर आपको चाहिए, चांदी को गलाने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए। तो जो संक्रमण धातु होते हैं यानी जो डी बला के तत्व होते हैं, उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत क्या होते हैं, उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंच होता है। किसके, सबसे अधिक गलनांक किसका होता है मालूम है, टंगस्टन का होता है। याद करो 74 सेंगस्टन, कहीं तो 4000 दिखाता है, कहीं 7400 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, लेकिन बहुत अधिक होता है ये टंगस्टन। हालांकि वो जो 10 वाला बल्ब होता होगा, देखते होगे तुम लोग, तो उसमें जो महीन महीन जो तार होता है ना, महीन तार, वो टंगस्टन का ही बना होता है। जो महीन तार होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। तो संक्रमण धातुओं के गलनांक जो होता है पहले बढ़ता है, उसके बाद से क्या होता है, घटता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ सब लोग कि अगर आपसे कोई पूछे परमाणु आकार के बारे में, तो परमाणु का आकार देखो, सब लोग याद करो। जो डी बला के तत्व होते हैं ना, हम लोग बाएं से दाएं जाने के माने होते हैं। देखो मैं एक तुम लोग को 3D श्रेणी बता रहे हैं, 3D श्रेणी, तो इसका नाम लिख रहे, तब इसी सब होगा। स्कैंडियम है ना पहला, तब टाइटेनियम है, तब वेनेडियम है, तब क्रोमीन है, तब मैग्नीज है, तब आयरन है, तब कोबाल्ट है, तब निकिल है, तब कापर है, तब जिंक है। ये 30 तत्व हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 21 है। इसका 21 एकदम ध्यान से पहले समझना है तुम लोग को। ये माने 3D श्रेणी के तत्व हैं। इसके नीचे 4D, ये को पढ़ लोगे पूरा, उसी से हो जाएगा आपका। ये क्या नाम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमीन है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कापर है, जिंक है। अब आपको एक चीज बताना है कि कोई पूछे कि परमाणु आकार किसे कहते हैं। परमाणु आकार, या मान लो परमाणु त्रिज्या, से पहले समझिए क्या होता है। कोई भी पूछे ना कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो इसके बारे में क्या बताओगे। तो कोई मान लो परमाणु है, कोई क्या है, परमाणु है, तब परमाणु के यहाँ पर क्या पाया जाता है, नाभिक। ये नाभिक है, इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक और इसके अंतिम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। याद करो, इसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। किसको, जो परमाणु के नाभिक हैं और जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब एक चीज तुम लोग को खूब ध्यान से समझना। प्रश्न आता है, आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि जो डी बला के तत्व हैं उसके परमाणु त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में आप क्या क्या बताएंगे। तो पहला तो ध्यान रखना है कि जब हम, पर सुनो ध्यान से, जब हम माने स्कैंडियम से, यानी जब बाएं से हम लोग दाएं जाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माने बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। जैसे सुनते ध्यान से, स्कैंडियम का 21 होता है बाबू, कितना होता है, 21। किसका, स्कैंडियम का। तो क्या लिखते हैं, 2 8 8 3, यही लिखते हैं। तब 8 8 16 2 18 3 का हो गया 21। तो जब इसको दिखाओगे तो पहला में 2 दिखा दो, दूसरा में 8 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा में भी 8 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट वाला में 3 को दिखा दो, 1 2 3। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर आओगे तो इसके तो अंतिम में 3 हुआ। इसका जब करेगा तो क्या होगा, 4। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कोश में बढ़ती चली जाएगी। अब देखो, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नाभिक धनावेशित होता है। याद करो, नाभिक क्या होता है, ये धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित।
जितने अधिक, एकदम समझते हैं बात को, जितने अधिक बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा उतना ही अधिक नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का दूरी भी घटता चला जाएगा। दूरी भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। जो नाभिक दिख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसके बीच का दूरी घटता चला जाएगा। तनी यहाँ तनी दूर था, तनी यहाँ का बोलते तनी और ही कम, तनी आ जाएंगे तो और ही कम, तनी और जाएंगे तो आगे और ही कम। क्यों क्यों ऐसा कम हो रहा है मालूम है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ने के कारण है कि नाभिक और उसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी माने इसके बीच का आकर्षण बढ़ रहा है। आकर्षण पहले देखो, एक तो बात मानो कि जो नाभिक होते हैं उसमें बहुत अधिक आवेश होते हैं। बहुत आवेश को मान लो 100 आवेश है, तो सोचो मान लो यहाँ पर 100 धनावेश है और यहाँ पर 1 ऋणावेश है, 1, तो कितना खींचेगा? 100 मिलकर के एक एक को खींचेंगे, कितना खींच पाएंगे? बहुत कम आएगा डिस्टेंस। और मान लो 2 ऋणावेश हो गए तो दोनों को खींच लेंगे तो और ही पास आ जाएंगे। मान लो अंतिम में 3 हो गया तो और पास आ गए। मान जितने अधिक, मान लो 100 को धनावेश है नाभिक में, तो 100 ऋणावेश अगर हो जाए, बढ़ता चला जाए तो बहुत पास आ जाएंगे तुम। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोग बाएं से डी कक्षक में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बढ़ती जाती है, जिससे कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी होती है घटती चली जाती है। आकर्षण बढ़ता चला जाता है, बीच की दूरी घटती चली जाती है। इससे इसका परमाणु त्रिज्या भी घटता है और परमाणु आकार भी क्या होता है, घटता है। बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो, समझो कुछ बात को, क्या बोले हैं? हाँ, उड़ गया ऊपर ऊपर यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस इतना ही है कि नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आकर्षण अधिक होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे और उतना ही परमाणु त्रिज्या का होता है। तो बस एक बात आपको लिखना है कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। समझे? बताओ, सब लोग समझ गए क्या होगा? अगर कोई तुम्हारे से प्रश्न पूछ दे कि डी बला के तत्वों के परमाणु त्रिज्या के बारे में क्या जानते हो तो क्या लिखोगे? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगा ना तो आकर्षण भी बढ़ता है, और आकर्षण बढ़ने से क्या होता है ना, परमाणु त्रिज्या आपका घटता है। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ, क्या कहा है? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, अच्छा आयनन एंथैल्पी का मान याद है आप लोगों को? हाँ बोलिए कुछ। आयनन एंथैल्पी कुछ याद आ रहा है? हाँ बोलिए, अरे बोलो। कड़क, हाँ अगर आगे कड़क के आगे, अच्छा आगे तुम्हारे को पूरा करने के लिए बलिराम बताना, और आप लोग को नहीं मालूम है? हाँ हाँ, अच्छा तुम हमको लगता है कि जो कॉपी में लिखा है वही देख कर बोल रहा था। नहीं नहीं उसको कह रहे हैं, वो ऊँच होता है। अच्छा क्या क्या बोला रहा है? चलिए, हाँ तो क्या हुआ ना, किसी भी परमाणु के, कोई परमाणु है, जैसे मान लो ये परमाणु है, अब हमारे पास जो आ रहा है उसका नाम है, सुनो क्या आपके पास है परमाणु। परमाणु का तबियत सही नहीं है क्या जी? तो क्या पढ़ने आई तबियत सही नहीं, घर जाओगी? क्या हो रहा है बताओ? तो हुआ है उल्टी, होगा तो चलेगा। चलिए पंखा चालू कर देगा, यहाँ आके बैठ जाओ, पंखा चालू कर लो। हाँ तो चालू कर लो वहाँ से। चलो तब परमाणु की बात होती है। हाँ आयनन, परमाणु में पहले आयनन एंथैल्पी जान लेते हैं हम लोग। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी सुनो ध्यान से सब लोग कि आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं। पहले इसका डिफरेंस है, देखो आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी। तो मान लो कोई आपके परमाणु है और इस परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जितना ऊर्जा की आवश्यकता है उसको
आयन एंथैल्पी कहते हैं। याद हुआ? किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। भुलाओगे आप? अब इसको निकालने के लिए एनर्जी तो देना पड़ेगा, तभी तो छोड़ करके भागेगा। तो अभी बताओ तनी तुम लोग, तनी खूब समझना है आपको। देखो इसमें क्या है, डी बला के जो तत्व है इसमें है कुछ नहीं, बस आप कितना दिमाग यूज करते हैं, कितना आपके पास बस सोच सकते हैं, वही चीज़ आपको लिख देना है। तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है आपका। बस तो सुनिए, ये देखिए, मान लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बात जरा सोचो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, हमने 100 जूल इसको ऊर्जा दिया, 100 जूल प्रति मोल होता है, हमने कितना जूल ऊर्जा दिया? 100 जूल। तो समझे? देखो ये सब का है ना, कुछ जानकारी आपका। लड़के का पेपर क्यों खराब होता है? खराब तभी होता है जब बच्चा का वो किताब नहीं देख रहा है। तुम लोग तो इतना सुन लियो, मैं गारंटी कहता हूँ कि तुम लोग का केमिस्ट्री का पेपर हो चाहे फिजिक्स का पेपर हो, कोई माई का लाल नहीं है जो तुम लोग का नंबर कम कर दे, क्योंकि आप जितना संघर्ष करते हो उतना कोई नहीं करता है। इतना आकर के बैठ करके 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ना इतना आसान नहीं होता, समझ रहे हो? इतना एकदम निश्चित है कि तुम क्वेश्चन आएगा, भले जगह हम बता रहे होंगे नहीं लिख पाओगे, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से उसको लिख ही देंगे। तो मान लो यहाँ पर 100 जूल इसको ऊर्जा दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको 100 जूल दिए, मान लो इसका भी 100 जूल दिए, 200 जूल, यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा? 300 जूल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होगा? क्योंकि इसमें देखो 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 300 जूल, तो में 4 होगा तो 400, जब 5 होगा तो 500। तो इसका मतलब है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान, तो पहले तो आयनन एंथैल्पी हम लोग जाने, कौन बताने वाला है? आकाश बता रहा है। ठीक है, चलिए। अब एक बात होता है ऑक्सीकरण संख्या, सबको याद होगा। किसकी संख्या? ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान दे बाबू, तय सुनो। अब बात जिसकी हो रही है उसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। कोई आपसे पूछे तो इसके बारे में क्या बताएं? कहेंगे कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, जहाँ संयोजकता कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। अलग देखो, यस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 आपके यस ब्लॉक में है, तो वर्ग 1 के सब को जानता है कि फिक्स होता है +1, वर्ग 2 का भी फिक्स है। लेकिन डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बदलती रहती है। कभी वही किसी का 1 आता है, किसी का 2 आता है, किसी का 3 आता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बदलती रहती है। अब से प्रश्न पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसे वह परिवर्ती संयोजकता या प्रति ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? बदलती रहती है। कोई भी आपसे पूछे कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? क्या कहोगे? तो कहोगे वे तत्व जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? बदलता रहता है, तो उसी का मतलब परिवर्ती। परिवर्ती का मतलब परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। बोला विकास बाबू बता रहा है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं? जब किसी भी तत्व के या परमाणु के जो ऑक्सीकरण संख्या होता है क्या होता है? बदलता रहता है, तो उसी को मतलब क्या कहते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखो कुछ क्वेश्चन आपके पास है पाठ्यनिहित प्रश्न के रूप में, खूब ध्यान से आपको समझना है। सिल्वर परमाणु के मूल अवस्था में पूर्ण भरे डी कक्षक होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो संक्रमण तत्व है? अच्छा प्रश्न सुनो, सिल्वर का माने पूरा भरा है, तो कह रहा है कैसे आप कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व है? तो कह सकते हैं कि जो सिल्वर है इसका गुण संक्रमण तत्व से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? संक्रमण तत्व। जिनका प्रश्न पूछा वैसे ही आपको लिखना। चलो आगे कह रहा है कि श्रेणी स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 में जिंक की
करंट एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा कोष भरा होता है। याद है जिंक का प्रश्न ही पूछा है कि जो जिंक है, जिंक का करंट एंथैल्पी सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा कोष क्या होता है? भरा होता है। संक्रमण तत्वों के 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है? तो उसका नाम है मैग्नीज। उसका नाम क्या है? मैग्नीज। +2 से लेकर के +7 तक 3D श्रेणी है, क्या आपके सामने लिखा गया, देख लें। मैग्नीज 1 2 3 4 मैग्नीज है, क्या 5वां नंबर वाला। +2 से लेकर प्लस माने +2 से +7 का मतलब कि मैग्नीज होता है +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतना ऑक्सीकरण संख्या क्या करते हैं? प्रदर्शित करता है। कौन? मैग्नीज। कोई दिक्कत है ना? कह कोई धातु अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में ही क्यों करता है, क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि ऑक्साइड और फ्लोराइड से क्रिया बहुत अधिक तेज करता है। चलिए इसको सब बता देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चुंबकीय गुण। कौन गुण? अच्छा, कल आप फिजिक्स में पढ़े थे, याद करिए। कल आप फिजिक्स में पढ़े थे। कल आपको फिजिक्स में परसों पढ़ाया गया था चुंबकीय गुण के बारे में। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर चुंबकीय गुण किसे कहते हैं। देखो सुनो ध्यान से। आएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों के चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं? तो क्या कहोगे? बताओ। सबको याद है ना? सभी तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। ये सब मत भुलाना। जितने भी तत्व होते हैं वो सभी तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक। और नाभिक के बाहर क्या पाया जाते हैं? खाली स्थान। उसमें कौन गति करता रहता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। और चुंबकीय गुण के कारण इस तत्व में कौन सा गुण पाया जाता है? यही कारण है कि इसके अंदर जो चुंबक का गुण क्या होता है? पाया जाता है। समझे हो? क्या बताओगे? लड़का में कोई बताओ। हाँ। और तो उसके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। चुंबक का गुण। अच्छा अब चलो, चुंबक के आधार पर सुनो ध्यान से। चुंबक के आधार पर पदार्थ को हम लोगों ने मुख्य रूप से कई भागों में बांटा है। ठीक है। एक होता है चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय परमाणु, जो भी कहिए। तो ऐसे पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित मतलब क्या होता है? जोड़ा में। जिससे अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो सबको याद होगा कि ऐसे पदार्थ जो जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? जोड़ा के रूप में। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जोड़ा से, ये कक्षक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अच्छा आपको एक क्वेश्चन, अनुचुंबकीय क्या होता है? जिसके अंदर अकेले इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अकेले। एक आपके पास देते हैं, प्रश्न लगाना है, CU के ऊपर एक प्लस बा, ये आपको बताना है कि प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। CU के ऊपर प्लस है, आपको बताना है प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय। बता दोगे? तो बनाओ देखें तो, बोलो। आज हम लोग कुछ जानेंगे, खूब अच्छे अच्छे चीज को, तो नहीं आता है। आज हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से। देखो पहले बात बता दें, अनुचुंबकीय गुण। जब भी हम बता रहे हैं उसका बात बताएंगे आपको, एक भी बात की माने डाउट नहीं रहेगा। अनुचुंबकीय का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। माने अयुग्मित का मतलब होता है कि अगर एक कक्षक है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन लायक भी है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो सुनो ध्यान से। एक होता है, दूसरा बात जो उनकी प्रतिचुंबकीय की बात करता है। तो जब प्रतिचुंबकीय गुण की बात करेगा तो इसमें जो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कौन इलेक्ट्रॉन हो गए? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की जब बात करेगा ना, तो इसमें एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। बहुत अच्छी बात बता रहे, ब्लैक बोर्ड पे ही देखना। ठीक है। मान लो पहला आपके दे दिया कुछ सवाल में कि जिंक के ऊपर 2 प्लस दे दिया। दूसरा आपका है निकिल के ऊपर 2 प्लस दे दिया। तीसरा आपका है मान लीजिए
कापर के ऊपर अभी आपको यही तो सवाल दिया गया था आपको। और चौथा आपका है एजी के ऊपर कितना दिया है, एजी छोड़ दो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तीनों पहले देखते हैं हम लोग। ये आपको बताना है कि प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है कौन प्रतिचुंबकीय है। देखो ध्यान से, पहला बात समझो सब लोग। जिंक का, पहले मैं जिंक के बारे में बात कर रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ ध्यान से। देखो बहुत इसको करीब से नहीं देखोगे, बहुत गहराई से इसको नहीं देखोगे तो हमेशा ऐसे ही डाउट बना रहेगा। आज है पेपर, पेपर के बाद इसका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे आप पेपर दे दिए बोर्ड के और क्वेश्चन छूट छाट गया तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो उसके पहले जितना हम लोग पढ़ना है पढ़ लें कि जाए तो हम लोग लिख कर आए, खुशियाँ मनाएं। मान लो पढ़ाई आपका किसके लिए पढ़े हैं, उस रिजल्ट का अच्छा बनाने के लिए। रिजल्ट जब मार्कशीट पर गए, जब गए पेपर देने के लिए पूरा छूट छाट गया तो फिर सलाह इसको पढ़ने से फ़ायदा का होगा, तो बहुत गहराई से। हाँ तो पहले जिंक देखते हैं। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है ना। लेकिन जब यहाँ पर आप 2 प्लस करेंगे, पहले जिंक का परमाणु क्रमांक कर लीजिए खूब ध्यान से, तब प्लस के बारे में आप सोचेंगे। तो जिंक के लिए देखो ध्यान से, पहले आप AR लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, AR का मतलब होता है कि 18 गो हो गया आपके पास। कितना बचा है, 10 गो बचा, 18 गो हो चुका है, 10 गो आपका बचा, 12 गो बचा है। तो एक काम करना, देखो 3 कंप्लीट हो गया, 3 तक कंप्लीट हो गया। देखो अगर पूरा आप करते 3 तक, इसलिए क्योंकि 1s पर 2, 2s पर 2, 2p पर 6, 3s पर 2, 3p पर 6, ठीक है। 3s पर 2, 3p पर 6, तो कितना हो चुका है आपका, देखिए 6 2 8 2 10 2 12 6 18 हो गया, 18 हो गया। अब आपके पास बचा का है 3D बचल बा, तो आप यहाँ पर 3D के ऊपर क्या लिखेंगे, 3D के ऊपर 10 लिखेंगे। आप 4s अब शुरू होगा तो 4s के ऊपर 2 लिखेंगे, 4s के ऊपर, एकदम ध्यान से समझना। अब ये बताओ, सब लोग मिलकर बताओ कि सबसे बाहरी कोष कॉमन है, सबसे बाहरी कोष कॉमन है, 4s है ना, सबसे बड़ा है 4s है, ठीक है। तो अब इसमें आपको करना का है, ध्यान देना। जिंक है ना, तो अब जिंक के ऊपर 2 को प्लस दे देंगे, तो 2 को प्लस का मतलब ये हुआ कि जो 30 है अब वो 2 को घट जाएगा, 2 को प्लस का मतलब 2 घट गया। जिंक का 30 होता है, आपकी किताब में भी लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब आर्गन के ऊपर 18 तो फिक्स होंगे, लिख लो। अब ये यस में के दोनों निकल जाए, तो 3D के ऊपर खाली का बचेगा 10, 2 के खाली 3D के ऊपर 10। अब इसका बना करके देख लेंगे इस तरीके से। डी में कितने कक्षक होता है, 5, और यस में 2, यस में 2 नहीं, यस में 1, पी में 3, डी में 5, 5 बना लो, 5 बना लो। कितने हैं, 10 हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, यही भर रहे हैं हम। पहले एक को भर लेना। ये हमारे कौन सा नियम है मालूम है, हुंड का नियम है। हुंड नहीं कहा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, पहले अकेले इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तब आपके आप देखेंगे डबल डबल डबल, पूरा डबल हो गया। देखिए 10 क्वालिटी हो गया। एक भी माने खाली जगह न, माने एक भी अकेले नहीं है, सब युग्मित है। तो जब युग्मित हो गए तो उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाएगा, प्रतिचुंबकीय के। यानी इसकी तो बात हुई नहीं, इसकी बात हुई, इसका नाम एक है प्रतिचुंबकीय के गुण इसके अंदर पाया जाएगा। कौन सा गुण, प्रतिचुंबकीय। अब मुझे बताओ कि कहाँ दिक्कत आपकी हुई। 18 के पास दिक्कत हुई का, 18 के पास दिक्कत हुई, 18 के बाद दिक्कत होती है तो पूरा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। लेकिन अगर 18 तक कर लेते हैं ना तो 3p तक कंप्लीट हो जाएगा, 3d उसका आगे बचा हुआ है। तो आप 3d के ऊपर 10 लिख देंगे, फिर 4s के ऊपर 2। हाँ तो बात हो रही है कि जिंक के ऊपर 2 प्लस है, तो आप 2 इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 28 हो जाएगा। और तब आपके पास जो बचेगा उसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर, पहले यस से ही निकलेगा, क्योंकि ये सब इससे 3d से माने बाहर आपका होता है। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। बोलो हाँ, समझे, बताओ पहले इतना समझ में आया सबको। चलिए अब आते हैं हम लोग किसके पास, निकिल के पास। तो पहले आपको याद है का निकिल के परमाणु क्रमांक कितना होता है, निकिल का 28 कितना होता है, 28। मिटा दे सब, ये वाला तो मिटा रहा है। निकिल का होता है 28। तो इसका मतलब होगा कि आर्गन ले लो तो 18 गया, अब कितना बच गया, 10 को। तो 3d के ऊपर 8, 4s के ऊपर 2, 3d के ऊपर 8, 4s के ऊपर 2, इतना बच गया। तभी ना होगा 8 2 10 18 28 हो नहीं गया। लेकिन आपके निकिल के ऊपर यहाँ पर 2 प्लस दिखा रहा है,
तो 2 घट जाएगा 26। तो आर्गन के ऊपर कितना लिख रहे हैं 18, या 3D के ऊपर 8, ये तो पूरा हट गया अपना। ठीक है, हमारा बस यही तो दोनों हट गया। चलो पहले 5 का छक बना लेंगे, 1 2 3 4 5। और हमारा रूल क्या कहता है, पहले अयुग्मित रिटर्न भरेंगे, एक 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 एक। कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, अब कितने बच गए हैं 3, तो 1 2 3। चलिए इसमें तो 2 अयुग्मित आ गए ना, ठीक है। देखिए इसमें 2 अयुग्मित आ गए, 2 आपके खाली रह गए। इसमें कौन सा गुण पाया जाएगा, अनुचुंबकीय गुण। क्यों अनुचुंबकीय हो रहा मालूम है, क्योंकि अयुग्मित है, जब अकेले रहेंगे तो इसको अयुग्मित ही कहा जाता है। चलो समझ गए होंगे आप लोग सब लोग, बहुत समझ में आया। कापर आ जाओ, कापर कापर का पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देखो, बता रहे तुमको ध्यान से। वाह, तो ये आर्गन लिख लो, तो 18 तो चला गया। और 3D के ऊपर कितना आ जाएगा 10, और 4s के ऊपर 1 हो गया। अब उसके बाद से आपको कितना हटाना है, कापर के ऊपर प्लस, कापर के ऊपर प्लस। ठीक है, 1 हटाना है, 1 हटा दीजिए। इसका भी 3D के ऊपर कितना आ जाएगा 10। बाकी सब छोड़ छाड़ दो, क्या करना है, ये हट गया। अब 10 आ गया, पहले एक ऊपर। तो इसमें तो सब कंप्लीट है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय गुण इसके अंदर का होता है। तो कॉपी नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है।